नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं कंगना रनौत की, जो अपने टूटे हुए दफ्तर को ठीक नहीं करवाएगी। जी हां, कंगना ने कहा वो अपने टूटे हुए दफ्तर से ही काम करेगी, क्योंकि दफ्तर को दोबारा बनवाने के लिए पैसे नहीं है। दफ्तर को औरत के साहस की निशानी बनाकर रखूंगी। बता दें कि अपने दफ्तर को देखकर कल भावुक भी हो गई थी कंगना रनौत। बीएमसी का बुलडोजर जो चला कंगना के दफ्तर पर, दफ्तर तोड़ दिया गया। उसके बाद कल पहली बार कंगना अपने दफ्तर का जायजा लेने पहुंची, तो इन तस्वीरों को देखकर, इस दफ्तर को देखकर भावुक हो गई, जिस दफ्तर को अपनी खून पसीने की मेहनत से कंगना ने बनाया था, जिस दफ्तर को कंगना ने मंदिर का दर्जा दिया था। तो उसी मंदिर के टूटने का दुख जब आंखों के सामने आया, तो आंखों से वो दर्द छलक भी गया। तो कंगना ने कहा कि वो नहीं इस दफ्तर को ठीक करवाएगी, क्योंकि दफ्तर को ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है। और साथ ही कंगना ने कहा कि इस दफ्तर को मैं औरत के साहस की निशानी बनाकर रखूंगी। तो कंगना की ओर से ट्वीट भी किया गया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने अपने ऑफिस की शुरुआत 15 जनवरी को की थी। इसके कुछ वक्त बाद कोरोना ने हमें प्रभावित किया। दूसरे लोगों की तब से कोई काम नहीं किया है। मेरे पास ऑफिस को दोबारा बनवाने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपने टूटे हुए दफ्तर से ही काम करूंगी और इस बात की निशानी बनाकर रखूंगी कि एक औरत ने दुनिया से टकराने का साहस दिखाया था। तो कंगना की ओर से ये ट्वीट किया गया है और कंगना ने ये साफ किया है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो दफ्तर को ठीक नहीं करवाएगी। तो कंगना को लेकर मामला जो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। शिवसेना वर्सेस कंगना की जो तकरार थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंगना का दफ्तर तक टूट गया। बीएमसी के खिलाफ कंगना हाईकोर्ट तक पहुंच गई। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अपने टूटे हुए दफ्तर को देखकर भावुक होती कंगना की है, और दूसरी तस्वीर जो बुलडोजर बीएमसी का चला था कंगना के दफ्तर पर और दफ्तर को तोड़ दिया गया बीएमसी की ओर से। नाजायज सारी अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बीएमसी की ओर से ये कार्रवाई की गई है। तो अपने दफ्तर को जितनी मेहनत से कंगना ने बनाया था, उसको देखकर भावुक हो गई। तो कंगना ने कहा है कि वो अपने टूटे हुए दफ्तर से ही काम करेगी। तो सियासत भी इस मामले पर पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब कंगना की मां आशा रनौत ने कांग्रेस पर हमला किया है। कहा, हम कांग्रेसी थे, लेकिन मदद मोदी सरकार से मिली। अगर ये सुरक्षा नहीं मिलती तो हमारी बेटी का क्या होता। हमारे परिवार के सभी पूर्वज कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, लेकिन मदद कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने की है। इसी के साथ कंगना की मां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया है कि उनकी ओर से जो बेटी को सुरक्षा दी गई, और साथ ही में उनकी बेटी के हक में जो आवाज भी उन्होंने उठाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र की सरकार से वो बात भी करेंगे। उद्धव ठाकरे को या तो चिट्ठी लिखेंगे या फोन पर बातचीत करेंगे। बात करती हूँ, उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी तो भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ, वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी, देखो आ जाओ वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। तो इसी खबर पर प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो शिमला में बात की जाए प्रदीप, या पूरे हिमाचल की बात की जाए, तो इस बात पर अब सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है जो कंगना के साथ महाराष्ट्र में हुआ है। एक तरफ बीजेपी की ओर से जो महिला मोर्चा है वो अब प्रियंका गांधी का घर तोड़ने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब मां ने भी सीधे कह दिया है कि साथ तो कांग्रेस का दिया, लेकिन हाथ जो है वो बीजेपी ने दिया।
बिल्कुल अमृता, आपने सही कहा और ये पूरा मामला अब एक सियासी मामला बन गया है और कंगना रनौत के इस मामले में दो सरकारें भी आमने सामने आ गई है। वो चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार की बात हो या महाराष्ट्र सरकार की बात हो। जिस तरह से महाराष्ट्र में कार्रवाई हो रही है, मुंबई में कंगना का जो ऑफिस पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर से उसके जो घर है उसको तोड़ने के लिए जो है वो जो है इजाज़त मांगी जाती है हाई कोर्ट से, बीएमसी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हो रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश से पिछले कल ये साफ कर दिया कि इस जो ये घटना हो रही है कंगना रनौत के साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो हिमाचल की बेटी है और इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा। तो एक सख्त लहजा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से अख्तियार किया गया है और इस पूरी कार्रवाई को उसकी निंदा भी की है और दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है। और यही हालात अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे 2 दिन पहले की बात हो, विधानसभा में भी ये विषय उठा है। जो निर्दलीय विधायक हैं होशियार सिंह, उनकी तरफ से ये विषय जो है वो उठाया गया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त हवाला दिया गया था कि ये कोर्ट में मामला अब हो गया है। जिस तरह से कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था उस पूरे काम को लेकर जो तोड़फोड़ वहां पर हो रही थी, तो इस पूरे मामले को कांग्रेस हालांकि जो है वो पीछे हटी, लेकिन इतना जोर है कि हिमाचल की बेटी है और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये पक्ष जो है जोर कांग्रेस पार्टी ने रखा। पिछले कल हमने देखा कि जो महिला मोर्चा है भाजपा का, उसके साथ साथ कुछ और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई। और एक बयान जो आया जो महिला मोर्चा है उसके प्रदेशाध्यक्ष रश्मि दूर सूद की तरफ से कि हिमाचल में भी कांग्रेस की बेटी का घर है। हालांकि नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन इतना जोर कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस की बेटी का घर है, उसको भी तोड़ने के लिए जो है वो रास्ता अख्तियार करेगा महिला मोर्चा। अगर कंगना रनौत के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस ने चुप्पी नहीं तोड़ी, तो ये तमाम मामला जो है सियासी मामला हो गया है। और ऐसा ही बयान अब जो कंगना रनौत की माता हैं आशा रनौत, उनकी तरफ से भी आया। पिछले कल का ही ये बयान है कि वो पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस के लिए ही वो काम करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिला। चाहे वो प्रदेश में सहयोग की बात हो, आवाज उठनी चाहिए थी, और इसी तरह से चाहे महाराष्ट्र में। बिल्कुल प्रदीप, ये गुस्सा है, ये निराशा है अब परिवार की, जो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से मदद नहीं की गई और बीजेपी का धन्यवाद भी किया गया है। शुक्रिया प्रदीप इस फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो कंगना की मां ने कहा है कि हमने काम तो कांग्रेस के लिए किया, हमारे पूर्व कांग्रेसी थे, लेकिन मदद हमारी बेटी की, सुरक्षा हमारी बेटी की बीजेपी की सरकार से और की गई है। तो एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कंगना की मां आशा रनौत का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने मेहनत जो है वो कांग्रेस के लिए की, लेकिन हमारी बेटी का साथ बीजेपी ने दिया। तो कांग्रेस पर सवाल भी उन्होंने कहीं ना कहीं खड़े किए। धन्यवाद करती हूँ उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन-लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। तो कंगना का मामला पूरी तरह से सियासी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जो तकरार सिर्फ पहले कंगना वर्सेस शिवसेना की थी, अब उसमें बीजेपी और अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। और बात करते हैं किसानों की। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। कुरुक्षेत्र के पीपली में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। ये सभी किसान रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस की कार्रवाई को किसानों ने तानाशाह करार दिया है। ये तस्वीरें किसानों के हल्ला बोल की हैं। किसानी को बचाने के लिए हरियाणा के किसान और आड़ती एक साथ आए। ये जोर आजमाइश, ये नारेबाजी, ये मशक्कत कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित की गई किसान रैली में पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लेकर आई,
किसान आड़ती उसका विरोध कर रहे हैं। गोहाना से भी बड़ी संख्या में किसान आड़तियों ने पीपली की ओर कूच की, लेकिन पुलिस ने 300 से ज्यादा किसान आड़तियों को रास्ते में ही रोक दिया। जब किसान नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसानों ने इसे सरकार की दमनकारी नीति करार दिया। किसानों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए गोहाना पानीपत हाईवे पर 15 से ज्यादा जगहों पर पुलिस नाके लगाए गए। कोरोना की वजह से सरकार प्रशासन ने किसान जत्थेबंदियों को रैली ना करने की अपील की थी। सरकार हमारे साथ धींगा मस्ती कर रही है। हम पिपली जाते थे, उनको पिपली नहीं आने दिया, अरेस्ट कर रही है। किसान विरोधी नीतियां हैं ये। 3 अध्यादेश सब व्यापारियों को, किसानों को बर्बाद कर देंगे। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम उग्रवादी नहीं हैं। अपनी बात को, आवाज को बुलंद करने के लिए पहले से ही प्रस्तावित रैली थी पीपली के लिए, उसको वहां जाए थे शांतिप्रिय ढंग से, और इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे साथ कोई रोका है पुलिस बल के बल पे। और आज ये भी निर्णय ले लिया गया है कि बड़ौदा हल्के के किसी भी गाँव में बीजेपी के लीडर को गाँव में नहीं घुसना दिया जाएगा। किसानों ने पुलिस की कार्रवाई को सरकार की मनमानी और तानाशाही करार दिया। ये किसानों को हमने रोका गया क्योंकि हमें आदेश मिले थे कि इस बीमारी के टाइम पे हमें भीड़ इकट्ठा होने नहीं देना है। लोग भारी मात्रा में जा रहे थे तो उनको रोका गया है। उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी है। पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली में शामिल होने से पहले किसानों ने नारनौल उपमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों की बस रोक दी। इस बात से किसान भड़क गए। किसान और आड़तियों ने कहा सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं। रैली का आह्वान करने वाले भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी रैली से पहले अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने फिर से सरकार को ललकारा। किसानों की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे थे। कई जगह पे लाठीचार्ज किया है और सिर में लाठियां मारी हैं, जबकि टांगों पे मारने का अधिकार है, सिर पे मारने का अधिकार नहीं है। वो गैर कानूनी है। जिन्होंने सिर पे लाठियां मारी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिरसा और सोनीपत से भी बड़ी संख्या में किसान और आड़तियों ने पीपली रैली में जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें नहीं जाने दिया तो रोष स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दी। विरोध में सिरसा की अनाज मंडी को बंद रखा गया। मैं तो ये मान के चलता हूँ, ये सरकार है जो भ्रष्टाचारी नहीं, ये अत्याचारी भी है साथ साथ में। एक किसान की आवाज उठाने के लिए आज हमारा गला घोटा जा रहा है। टोहाना के किसान आड़तियों ने भी पीपली रैली में जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें अनाज मंडी नहीं जाने दिया तो गुस्साए किसान व्यापारियों ने नारेबाजी की और रोड जाम करने की कोशिश की। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। डीएसपी बरम सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को बस में बैठाकर थाने ले गए। सरकार की गलत नीतियों के कारण सीआईडी की रिपोर्ट पर साजिश और षड्यंत्र के तहत उस बस का अपहरण कर लिया गया, जो कि हमें आधा घंटा के बाद पता चला। जब पता चला तो सारे भाई हमने, मजदूर भी, किसान भी, आड़ती भी, सभी यहाँ इकट्ठे कर लिए। और हम जहाँ तक डरने की बात है, हम डरेंगे नहीं। देखिए, पूरे विदेश में, देशों में, सभी में कोविड महामारी फैली हुई है। उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई भी किसी प्रकार की रैली में इकट्ठा होना जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के किसानों के बारे में लाए गए तीनों अध्यादेश किसान, किसानी और आड़तियों को तबाह कर देंगे। किसानों को बचाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। किसान आड़तियों की हल्ला बोल की तस्वीरें पूरे हरियाणा से सामने आई। पुलिस भी दलबल के साथ किसानों को पीपली पहुंचने से रोकती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेशक हरियाणा में किसानों को रोकने की कोशिश की गई हो, यहां पर लाठीचार्ज भी किसानों पर पुलिस की ओर से किया गया हो, लेकिन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। हरियाणा हो या पंजाब हो, आज पंजाब की जेलों के बाहर फिर से प्रदर्शन होंगे और यहां पर कृषि अध्यादेशों पर जो सियासी घमासान है वो भी जारी है। एक तरफ किसान जो है वो अपनी गिरफ्तारियां देने की फिर से कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस एमएलए ने मोर्चा खोला है।
खन्ना में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे गुरकिरत कोटली, किसानों के साथ मिलकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो कोरोना के कहर की बात करते हैं जो लगातार जारी है। हरियाणा में पहली बार कोरोना के 2591 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई है। करनाल में 4, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र में 3 जाने गई हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 309 केसों के साथ यहां पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। फरीदाबाद में 282, अंबाला में 225 नए मरीज, पानीपत में 199, करनाल में 159, कुरुक्षेत्र में 180, पंचकुला में 174, यमुनानगर में 131, हिसार में 115, रोहतक, झज्जर, सिरसा में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हरियाणा में 24 घंटों में 1500 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में अब तक 85,944 कुल मामले हैं, जिनमें से 66,705 रिकवर हो चुके हैं और 907 मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 18,332 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो सीधा रुख करते हैं गुरुग्राम का। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। तो धर्मवीर, एक बार फिर से गुरुग्राम में हालात जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले फिर से सामने आए हैं और फरीदाबाद के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? तो धर्मवीर से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना का कहर जो है वो हिमाचल में लगातार जारी है। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हर जगह कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एक बार फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है उनमें हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 309 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 282 मामले सामने आए हैं। तो इसी तरह जो है कुल मामलों की अगर बात की जाए तो 85,000 से ज्यादा मामले हरियाणा में हो चुके हैं। तो सीधा रुख करते हैं, धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी बने हुए हैं। तो धर्मवीर, एक बार फिर से हालात जो है वो सुधरने की बजाय खराब होते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में और फरीदाबाद में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिर फोन कट गया। धर्मवीर से संपर्क नहीं हमारा हो पा रहा, अब फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का कहर हरियाणा में लगातार काल बनकर जो चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 2600 के करीब मामले नए सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से अब तक हरियाणा में 907 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं धर्मवीर से बात करने की। धर्मवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तो धर्मवीर, एक बार फिर से हालात जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और फरीदाबाद के हालात भी कुछ इसी तरह से हैं। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम में एक वक्त में जो है पिछले 15 दिन से पहले की अगर मैं बात करूं तो हालात काबू में थे। काफी कम केस जो है वो सामने आ रहे थे और काफी हद तक गुरुग्राम में कोरोना को ये कहा जा सकता था कि काबू में है, ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन पिछले 15 दिन से लगातार जो है कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है। गुरुग्राम में रोजाना की जो एवरेज है वो 200 से ज्यादा की है। कल भी जो है 309 मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, जो कि हरियाणा में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। ठीक इसी तरह से फरीदाबाद में भी
लगभग 300 के आसपास ही मामले हैं। 270 के पार जो है संख्या है कोरोना के मरीजों की। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आए हैं। फरीदाबाद में अगर मैं बात करूं तो 15,000 के पार अब तक कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। गुरुग्राम में भी 14,000 के पार अब तक कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। पहले जो रिकवरी रेट कहीं ना कहीं 93% तक जा पहुंचा था, अब वो घट करके 85% गुरुग्राम में है रिकवरी रेट और 88% रिकवरी रेट फरीदाबाद में है। यानी कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से कोरोना का जो कहर है वो टूट रहा है। खासतौर से एनसीआर के दोनों जिलों में काफी संख्या में मरीज सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई दावे किए गए हैं, कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक 4 में भी बहुत सारी चीजों का जो खोला गया है वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि उसकी वजह से भी अब जब लोग घरों से बिल्कुल धर्मवीर, तो जैसे जैसे हालात खराब हो रहे हैं वैसे वैसे जो रियायतें मिल रही हैं, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कारण तो बन रही हैं, चिंता जो हो रही है। शुक्रिया धर्मवीर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में दिल्ली से सटे जो 2 शहर हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन दोनों शहरों ने हरियाणा की चिंता बढ़ाई हुई है क्योंकि यहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत।